हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, आज हम वही प्रीवियस ईयर पेपर के जो 50 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने की, उसमें हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर चुके हैं। मैं उन्हें समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशन कैसे है, राइट। तो अब हम उससे नेक्स्ट के जो 50 क्वेश्चंस आज हम उनको करने वाले हैं। तो फटाफट स्टूडेंट्स आइए, देखो स्टूडेंट्स, जो कोई भी नेट का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, उससे क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको करने से आपको सबसे जो मेन बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है। एक तो आपको क्वेश्चंस करने से आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। सेकंड, आपको ये पता चल जाता है कि कौन से यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यस, कौन से यूनिट से किस टाइप के एग्जाम की, कौन से यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट लेवल के रहेंगे और कौन से यूनिट से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इजी रहेंगे, और किस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। कि जैसे हमारी क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की जो यूनिट है, उससे मान लो हमारे 7 to 8 क्वेश्चन या 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से उससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से सबसे मेन बेनिफिट आपको यही मिलता है। एक तो आपको अपनी जो तैयारी है, अपना जो लेवल है वो पता चल जाता है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे कैसे करनी है, राइट। आप उसके लिए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सेकेंड क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या बेनिफिट होगा, आपको ये पता चलेगा किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस यूनिट से जो क्वेश्चंस है वो इजी रहते हैं, किस क्वेश्चन से डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस यूनिट से जो आपके क्वेश्चंस है वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो डेफिनेटली हर जो नेट एस्पिरेंट है उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना चाहिए। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर, जो अक्टूबर में हमारा जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हमारा अक्टूबर 2020 में जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसी से रिलेटेड आज हम उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को आज हम कर रहे हैं। आओ स्टूडेंट्स, फटाफट इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी लगी, क्योंकि हम आगे भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही आपके लिए क्वेश्चंस लाने वाले। इसी से रिलेटेड आपके पास क्या है, वीडियोस आएंगी, आप हमारे साथ जुड़ के अपने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पर आपका लेवल है, और अपनी जो एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अब जो यूजीसी है, जो एनटीए है, वो नेट का एग्ज़ाम लेने ही वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली क्या है कि एनटीए कभी भी आपके ऊपर एग्ज़ाम का बॉम्ब फोड़ सकती है, कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो कभी भी आ सकती है। क्योंकि एनटीए ने क्या किया है, जो जेईई मेन के एग्ज़ाम्स है उनका शेड्यूल इशू कर दिया है, और जो नीट है उसके लिए भी उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी है। लेकिन नीट के लिए तो क्या है कि उसके लिए पहले फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, लेकिन जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑलरेडी आपकी जो फॉर्म्स है फिल हो चुके हैं। उसके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी फुलफिल हो चुकी है। सिर्फ एनटीए क्या करना है, एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। आपको एक डेट दी जाएगी, एक शेड्यूल दी जाएगी, इस डेट पर आपका एग्ज़ाम है और उस दिन आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगस्त एंड या सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो आपके पास अब मोटे तौर पर क्या है, 30 to 45 डेज़ का ही टाइम है, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको क्या कर दो, स्पीड अप कर दो फटाफट। तो जितने ज़्यादा हो उसके अपनी प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज़ को लगाओ। कॉमर्स चाहे आपका सेकंड पेपर कोई भी पेपर हो, सबसे मेन स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, एमसीक्यूज़ को करना और प्रैक्टिस करना उनकी। और किस पे करना, कंप्यूटर बेस पे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है। तो आप में एक्यूरेसी आएगी, स्पीड बढ़ेगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़ अक्टूबर 2020 का यूजीसी नेट का कॉमर्स का एग्ज़ाम। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वो है, हु कॉइन्ड द मेटाफर इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ये जो थ्योरी है वो हमें किसने दी है।
थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स की है, उसमें एक हमारी एक कॉन्सेप्ट आती है इनविजिबल हैंड। ये किसने दी है? ये आपके पास ऑप्शन है मिल्टन फ्राइडमैन, डेविड माइकल और एडम स्मिथ। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आपके क्या रट्टाफिकेशन वाले है कि आपको रटने हैं कि ये कॉन्सेप्ट है इसने दी है, ये थ्योरी इसने दी है। तो इनके लिए आपको क्या कोई लॉजिकल जानने की नीड नहीं है, कोई कॉमन सेंस नीड नहीं करनी, सिर्फ आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को रटना है। क्योंकि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके इस तरह के रहते जिसमें आपसे डेट रिलेटेड पूछे जाते हैं कि इसकी क्या डेट थी या फिर ये कॉन्सेप्ट ये थ्योरी किसने दी। तो आपके एक से दो क्वेश्चन जो है रट्टाफिकेशन के रहते जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एडम स्मिथ। क्या है इसका आंसर? एडम स्मिथ। आंसर इज एडम स्मिथ। So our next question is, so आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेंडर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टूवर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आउट दैट, कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफेंडर्स थे उन्होंने हमें क्या डिफेंड किया था। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है उसके डिफेंडर्स ने उनमें से आपसे क्या कहा था। फर्स्ट है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद द बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ, द सक्सेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी जस्ट ओनली अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो बिजनेस की जो सक्सेस है उसको सिर्फ हम प्रॉफिटेबिलिटी से ही मेजर कर सकते हैं। पीपल हैव ए स्ट्रॉन्ग एथिकल ड्यूटी टू कॉज नो हार्म एंड ओनली प्राइम फेस ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, राइट। फोर्थ है हमारे पास बिजनेस सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल द इकोनॉमिक फंक्शंस दे वर डिजाइन टू सर्व, कि बिजनेस का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक फंक्शंस है उनको ही परफॉर्म करना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। कस्टमर सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, की कस्टमर सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कि जो सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग उसके जो डिफेंडर्स थे उन्होंने क्या डिफेंड किया है इनमें से, तो उन्होंने डिफेंड किया है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ, ओनली ए। 4 इज योर आंसर। इसके लिए आपको क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा एक टॉपिक है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा एक अच्छा खासा टॉपिक है, उसकी अप्रोचेस है। तो वो सारी अप्रोचेस के बाद आपको पता चलेगा कि क्या आपकी इस अप्रोच में कहा गया है। तो इस अप्रोच में कहा गया है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। गाइज, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू एक एक चीज़ कॉमर्स के जो हमारी 10 की 10 यूनिट है उन सभी यूनिट्स की एक एक टॉपिक आपको हम करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और करिए हमारे साथ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन। और अगर आप तैयारी करते हो तो आप डेफिनेटली जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसको इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। सिर्फ नेट ही नहीं बल्कि जेआरएफ निकाल लेंगे, क्योंकि हम आपको बिहार स्टेट का जो आने वाला है उसकी क्लास दीजिए प्लीज़। मैडम प्रियंका झा, आपका कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी टेट का टीचिंग रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए भी आपका ये सेम ही रहता है सिलेबस की। और ऑल ओवर इंडिया जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का सिलेबस है और जो हमारे स्टेट बोर्ड स्टेट के जितने भी टीचिंग रिलेटेड जैसे एच टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी हमारी कॉमर्स का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो वहाँ तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके आप अपने बिहार का जो टेट का एग्ज़ाम है वो भी आप निकाल सकते हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो क्लासेज है सिर्फ यूजीसी नेट तक ही लिमिटेड है। इवन कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, चाहे आपका DSSB का एग्जाम है जो अभी रिसेंटली पीजीटी कॉमर्स का हुआ भी था मेल का, और फीमेल का जो अभी 29 जुलाई को होने वाला है उसमें भी आपका सेम ऑलमोस्ट सेम यही सिलेबस रहता है। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके आप वो एग्जाम्स को भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, so our next question is,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। की एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो एनर्जी मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट का जो आपका बिजनेस है उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको ये बताने हैं कि आपका एनर्जी मैनेजमेंट का कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे। बिल्कुल टोटली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इन ऑप्शंस को पढ़ के स्टडी करना है कि इनमें से क्या आपके, अगर आप अपना क्या है अपना जो बिजनेस है आपका एनर्जी मैनेजमेंट का, उससे रिलेटेड आपके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या है इसका ऑप्शंस आपके पास, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, मिनिमाइजिंग वेस्ट इन एनर्जी कंजम्पशन। अगर आपका बिजनेस है तो आपका ये ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली रहेगा कि आप अपने कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करो और जो आपकी वेस्ट है उसको भी आप क्या करो, मिनिमाइज करो, राइट। उसके बाद है स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव्स, ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं रहने वाला। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन होती है उसको कम से कम करना। तो ये तीनों आपके ऑब्जेक्टिव, अगर एनर्जी मैनेजमेंट का आपका बिजनेस है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तीनों ही रहने वाले हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, वेस्ट को मिनिमाइज करना और एनवायरमेंट को। तो आंसर इज ए, बी एंड डी ओनली। बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आंसर इज थर्ड। हमारे एग्जाम में क्या है, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस रिलेटेड रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके IQ बेस्ड रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस बेस्ड रहते हैं, जैसे कि मैथ्स के हो गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, जिनके लिए आपको क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप उनको अच्छे से ईजिली कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे जिनके लिए हमें रट्टा लगाना होता है, रट्टाफिकेशन लगाना होता है कि डेट्स हो गई, ऑथर्स हो गए, ये बुक है, इस राइटर की ये बुक है, इस तरह से हमें उनको लर्न करना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। तो हमारे पूरे एग्जाम में हमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following aptly aims to alleviate financial stress of the borrowers at bottom of the pyramid by reducing the cost of credit new। यह क्वेश्चन आपका टोटली गलत है। एग्जाम में आपका जो ये क्वेश्चन है इसको यूजीसी ने क्या किया था, बाद NTA ने इसको क्रॉस कर दिया था और इसका जो क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो हर स्टूडेंट को दे दिए गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत, मतलब क्वेश्चन ठीक था, जो इसके ऑप्शंस गिवन है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं। So our next question is, next question है, organizational socialization is one very important aspect of orientation, the introduction of new employee to the enterprise, which of the following are not designed for the socialization of new managers, are not designed। क्या पूछा गया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो नए नए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, मनीष सैनी का आया है रिस्पॉन्स, वो गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग वन एंड ऑल, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन क्या होता है, जब कोई बिजनेस में हम एक नया पर्सन, एक नया एम्प्लॉय एक बिजनेस में आता है तो उस टाइम पे उसके एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें उसको कंपनी से क्या कराया जाता है, सोशलाइज कराते हैं उसको कंपनी के। जैसे कोई भी एक नया एम्प्लॉय जिसको हायर किया गया आज कंपनी में, तो फर्स्ट टाइम जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उसको कंपनी से क्या कराया जाता है, मिलाया जाता है, बताया जाता है कि ये हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपका मैनेजर रहेगा, ये आपका सीनियर रहेगा, ये आपका सबऑर्डिनेट रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन प्रोसेस। तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से नॉट डिजाइन फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मैनेजर, कि अगर कोई मैनेजर नया आता है तो उसके लिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाएगी। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटी, डेफिनेटली उसको बताया जाएगा कि उसके वर्क स्किल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, उसको ये भी बताया जाएगा।
कि उसका रोल बिहेवियर क्या रहेगा, राइट। उसके बाद एडजस्टमेंट टू द नॉर्म एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप, कि जिस ग्रुप में वो काम करने वाला है उसके नॉर्म्स क्या रहेंगे, उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, ये भी बताया जाएगा। फिलिंग ए वैकेंट पोजीशन, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाएगा कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको किस तरह से फिल किया जाता है। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय नया आता है तो उसको ये नहीं बताया कि एक वैकेंट पोजीशन को किस तरह से फिल करना है। ये तीनों एक्टिविटीज तो उसको बताई जाएंगी। तो आपका आंसर हुआ ओनली डी। डी इज योर आंसर टोटली आपका। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट के बारे में कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, और या कॉमन सेंस लगा के भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, जीएसटी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। हमें जीएसटी के बारे में बताना है कि जीएसटी के बारे में इसमें से क्या चीज ठीक है। इट इज अ डेस्टिनेशन टैक्स, बिल्कुल ठीक है। इट बेनिफिट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर, कि जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है ये उन्हें ज़्यादा बेनिफिट देता है। इट बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर, कि जो कंज्यूम करते हैं जहां पर आपका प्रोडक्शन जाता है वो उसको भी करता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टेस्ट, नहीं, जो जीएसटी है वो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। ये क्या है इसकी पहले तो ये समझो प्रोग्रेसिव टैक्स ही क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आपकी जो टैक्स की रेट्स है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स भी रेट भी क्या है, बढ़ती चली जाती हैं। अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी तो आपका जो टैक्स रेट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपकी इनकम क्या है 5 लाख रुपए है तो अगर आपके ऊपर जो टैक्स है वो 10% की रेट से लगेगा। अगर आपकी इनकम क्या है 10 लाख रुपए तक हो जाती है तो आपका टैक्स की रेट क्या हो जाएगी, 20%। और अगर आपकी इनकम एक्सीड 10 लाख कर जाती है तो आपकी टैक्स की रेट रहेगी 30%। ये होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। जो हमारा क्या है इनकम टैक्स एक्ट है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है, लेकिन जो हमारा जीएसटी है वो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन अम्ब्रेला टैक्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अम्ब्रेला है क्योंकि इसमें जितने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन सबको क्लब करके एक ही टैक्स बनाए, यानी कि जितने भी हमारे सारे टैक्स थे उन सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम ले आए हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कॉन्सेप्ट। तो इसमें से इसने ट्रू पूछा है कि इनमें से ट्रू कौन सी है, तो जिसमें आपका डी नहीं है वही ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन 4 इज योर आंसर, क्योंकि डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते। तो आंसर हुआ आपका ए, सी एंड ई। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। सौरभ मिश्रा, गुड आफ्टरनून। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली डिस्क्राइब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एमएसएमई स्पेस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर गवर्नमेंट की एमएसएमई को लेकर क्या हमारी क्या है इंटरवेंशंस रही है, जो इसको बताता है हमें वो बताना है। इसमें पूछा गया आपसे, तो ऑप्शंस हैं आपके प्रोविजनिंग ऑफ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स वर्थ ₹3 लाख करोड़, कि आपको ऑटोमेटिक जो लोन्स हैं वो फ्रीली दिए गए हैं 3 करोड़ रुपए तक के। प्रोविजन ऑफ 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर लोन्स टू एनबीएफसीज। रीडिफाइंड एसएमई टू इंक्लूड बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। क्रिएटेड ए वॉर चेस्ट ऑफ ₹3 लाख करोड़ फॉर द एमएसएमई लोन्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। एलोकेटेड 3 लाख करोड़ फॉर एमएसएमई लोन मोरेटोरियम एंड वेवर। आपको बताना है कि इनमें से आपके जो आंसर है वो कौन सा सही है, कि जो आपकी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी इंटरवेंशंस दी है जो इन सबको डिस्क्राइब करता है हमें उसके बारे में बताया गया। तो इसके लिए आपको क्या है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो एमएसएमई से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस निकाले उनका आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका आंसर है, आंसर इज 1 A, B एंड C।
कि गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया, प्रोविजन ऑफ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन वर्थ ₹3 लाख करोड़, प्रोविजन ऑफ 100% क्रेडिट गारंटी, प्रोविजन ऑफ 100% क्रेडिट गारंटी, कवरेज टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज, रीडिफाइंड एमएसएमईज टू इंक्लूड बोथ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर क्राइटेरिया। सौरभ मिश्रा का आंसर आया है ए। वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो मिस्टर सौरभ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिविटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि कंज्यूमर के जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है। ये भी आपका मोस्टली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है क्या, कि कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हो तो आप जो प्राइस से रिलेटेड आपकी जो सेंसिटिविटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, किस किस से इन्फ्लुएंस है। हु बियर्स द कॉस्ट, हु, आपके ऑप्शन है हु बियर्स द कॉस्ट, what percentage of total expenditure does the product represent, who bears the cost and type of retailer from where customer purchase, consumption of product by the customer and knowledge about the product। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका, कि अगर आप जो कंज्यूमर का प्राइस सेंसिटिविटी है वो किस किस से अफेक्ट होता है, किस किस से अफेक्ट होता है, कि कॉस्ट बियर कौन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डज द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट, कि जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्ट पर कितना, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप कितना टोटल एक्सपेंडिचर दे रहे हो ये भी अफेक्ट करेगा। हु बियर्स द कॉस्ट एंड टाइप ऑफ रिटेलर फ्रॉम वेयर कस्टमर परचेज, कि जहाँ से आप उसको परचेज कर रहे हो वो क्या, उसका क्या रहेगा, एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कस्टमर एंड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ये नहीं और ये भी नहीं। आंसर्स आ रहे हैं प्रियंका का, सौरभ का, दोनों का आया है सी, और थर्ड विजय कुमार का 30B, 30B, लेट्स सी। सो आंसर इज 4, आंसर इज 4, A, B, D and E। कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कस्टमर, कि आप कौन सा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, ये भी आप क्या करोगे, देखोगे कि कस्टमर जो है किस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, किस प्रोडक्ट को, कि वो प्रोडक्ट थर्ड इज द राइट आंसर मैम। वाई थर्ड इज राइट। आप मुझे एक बात बताओ कि कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, क्या वो उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचे कि वो प्रोडक्ट किस टाइप का, कि अगर आपको वो नेसेसिटी रिलेटेड प्रोडक्ट है आपके, क्योंकि 3 टाइप के प्रोडक्ट है, एक नेसेसिटी गुड्स होती है, एक लग्जरी गुड्स होती है, राइट। तो अगर वो नेसेसिटी गुड्स है तो क्या वो आपके प्राइस को फ्लोर नहीं करेगा। लग्जरी गुड्स है तो वो क्या आप एज ए कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को अगर परचेज करते हो तो आप मुझे ये बताओ कि क्या जब आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो क्या आपका प्राइस सेंसिटिव नहीं करेगा, कि मान लो आप मोबाइल फ़ोन ही परचेज कर रहे हो, राइट, और आपका जो बजट है वो 30,000 है, तो 30,000 रुपीज़ तक आपके जितने भी है वो किस तरीके से होंगे। लग्जरी प्रोडक्ट को परचेज करते आप प्रोडक्ट को देखोगे कि आपका प्राइस कैसे है, कितना रहेगी, 30,000 में आपको कौन कौन से फ़ोन आसानी से मिल सकते हैं। और नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो किस तरीके से रहेगी, कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज, क्योंकि अगर आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आप उसके बारे में और ज़्यादा सर्च कर सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसका इतना प्राइस रहता है, इतना इसका कंपटीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपके आंसर क्या रहेंगे, कि आपके जो कंज्यूमर का प्राइस है किस कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, कि कॉस्ट कितनी है, परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर में कितना है, आपकी कंजम्पशन क्या है उसकी, और नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। सो 4th इज योर आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these are readily accepted distinguishing characteristic of the services that create unique strategic challenges? Inflexibility, perishability, inseparability, intangibility और insecurability। सर्विसेज की हमें क्या बतानी है
करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि जो सर्विसेज को बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, उससे डिफरेंट बनाती है, सर्विसेज की करेक्टरिस्टिक्स। विच ऑफ दीज आर रेडली एक्सेप्टेड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक। डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरियन की जो सर्विसेज को गुड्स से क्या करती है, अलग बनाती है, दैट क्रिएट यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। बताओ क्या क्या होती है हमारी सर्विसेज की, हमारी सर्विसेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी होती हैं, फटाफट हरी अप स्टूडेंट कमेंट करो। इनफ्लेक्सिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी और इनसिक्योरिटेबिलिटी। क्या एक्सप्लेन करना है सौरभ, बताओ। क्या एक्सप्लेन करना है, बोलो। कि आप सर्विसेज की, सिंपल क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जो सर्विसेज है उसकी करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, आपसे सिंपल क्वेश्चन में बस ये पूछा है, लेकिन उसको घुमा के पूछा गया, आपको सीधा नहीं पूछा कि सर्विसेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या, घुमा के पूछा गया है, उससे घुमा के पूछा गया है कि क्या, कि which of these are readily accepted distinguishing characteristics of the services that create unique strategic challenges। कि जो हमारे लिए क्या है, चैलेंज क्रिएट करते हैं, सर्विसेज की ऐसी कौन सी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करती है, चैलेंज क्रिएट करती है। हमें सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे, सर्विसेज की हमारी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसे एक्सप्लेन करना है ये तो बताओ। हिंदी में तो कर दूंगी, लेकिन एक्सप्लेन क्या करना है। इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे बस क्या पूछा गया है कि सर्विसेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी सर्विसेज है उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। सर्विसेज की 4 करेक्टरिस्टिक्स आपने अपने मास्टर डिग्री में सर्विसेज मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट आता है उसमें पढ़ी होंगी कि सर्विसेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है। डी इज राइट आंसर, बी एंड डी बिल्कुल सही। सौरभ, सर्विसेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है, पेरिशेबिलिटी है, इनसेपरेबिलिटी नहीं है, इंटेंजिबिलिटी है क्योंकि हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, हम सर्विसेज को सिर्फ फील कर सकते, क्योंकि अब जैसा टीचिंग है, ये टीचिंग भी क्या एक टाइप की क्या है, ये सर्विस ही है, जिसमें आपको जो पढ़ाने का जो वे है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें क्या है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते कि वो आप, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर आपको यही टॉपिक अगर दोबारा भी कराती हूँ तो मेरा जो पढ़ाने का वे है वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। तो पेरिशेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी इज योर आंसर। इनसेपरेबिलिटी की आप जो सर्विसेज हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, जो सर्विसेज होती है उनको आप सेपरेट नहीं कर, जैसे जो गुड्स होती है हमारी, गुड्स को तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पेन है उसको आप अलग से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो सर्विसेज होती है हमारी, उन सर्विसेज को हम नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हमारी जो सर्विसेज हैं, एक तो वो पेरिशेबल होती है, यानी कि एक बार, अब जैसे आपको लोगों को ये लेक्चर दिया जा रहा है, अब ये तो लाइव है, यूट्यूब पे है, राइट, इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आप इसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हो, लेकिन अगर यही आपके अगर फेस टू फेस क्लासेस रहें तो उस टाइम में एक बार में आपको जो दे दिया वो उसी टाइम के लिए वैलिड है, नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं देख सकते, नहीं कर सकते, राइट। तो एक तो हमारी जो सर्विस है वो पेरिशेबिलिटी, यानी कि जिस टाइम है वो थोड़े टाइम के लिए ही रहती है। इनसेपरेबिलिटी, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है उनको तो आपके छोटे छोटे पार्ट्स में अलग से सेपरेट कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट को आप ओपन करें, जैसे टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, किसी है, उनको आप क्या है अलग अलग ओपन करके देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है, लेकिन जो सर्विसेज है उनको आप सेपरेट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। और है हमारी इंटेंजिबिलिटी, जो सर्विसेज है उनको हम क्या सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सर्विसेज हैं वो हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल। तो आंसर है आपका बी, सी एंड डी, आंसर इज 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, suppose a customer who purchase only 2 goods is making a utility maximizing choice, then the price of one of good decreases, what will happen? क्या है? who purchase only 2 goods, एक कस्टमर जो सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स को परचेज करता है, किसके लिए? ताकि वो अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके। क्या कर सके? वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। तो इससे क्या है कि जो दूसरी गुड्स है उसका जो प्राइस है वो डाउन चला जाता है। तो इसके बारे में हमसे पूछा गया, तो क्या होगा? द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज और कंज्यूमर्स मनी इनकम विल इंक्रीज। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कि अगर कोई एक कस्टमर 2 प्रोडक्ट को परचेज करता है, किस लिए परचेज करता है? ताकि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके और जिससे जो उसका जो दूसरी गुड्स है उस गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वैसा करने से क्या होगा कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी और कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी। कंज्यूमर की जो मनी इनकम है विल इंक्रीज। क्या होगा इनमें से? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कि अगर एक कस्टमर जो 2 गुड्स को परचेज करता है ताकि उसकी जो यूटिलिटी है उसको वो क्या कर सकता है? मैक्सिमाइज कर सकता है, एंड देन द प्राइस ऑफ वन ऑफ गुड्स डिक्रीजेज। कोई नहीं, आप बताओ तो। क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट है। सही है या गलत है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जाम में तो क्वेश्चन का सही आंसर देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, वहाँ पर आपका क्या है? आंसर देना इंपॉर्टेंट है। वो सही है या गलत है वो मैटर नहीं करता है। सही है तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगर आप गलत दे रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर सीख कर ही जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पढ़ा था और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये दिया था और मैडम ने इसका आंसर ये बताया था। तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगी? याद रहेगी। तो क्वेश्चंस का आंसर्स देना इंपॉर्टेंट है सौरभ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप गलत दे रहे हो या आप सही दे रहे हो। एटलीस्ट आप दे तो रहे हो, वरना बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे जो कमेंट करके आंसर ही नहीं देते हैं, बताते ही नहीं है कि ये आंसर है उनके अकॉर्डिंग। तो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चंस कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। करनी तो वो चीज़ें आप लोगों को खुद ही है, तो आप लोगों को क्या करना है? साथ साथ पार्टिसिपेट भी करना है। मेरे इन क्वेश्चंस को करवाने का लॉजिक और मेहनत सिर्फ और सिर्फ जो एफर्ट्स है सिर्फ तब सफल होंगे अगर आप भी साइड बाय साइड हमें रिस्पॉन्स दो, हमें बताओ कि हाँ मैडम इसका आंसर ये है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि मैडम इसका आंसर ये है। सिर्फ हमारे एफर्ट्स के साथ साथ आपके एफर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है, तब हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, कमेंट करके अपने आंसर्स बताओ। क्या आंसर्स हैं आपके? क्या आपके मन में चल रहा है कि अगर एक कस्टमर, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये हमारा, यूटिलिटी एनालिसिस का, कि अगर एक कस्टमर 2 गुड्स को परचेज करता है ताकि वो अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके, और उसका जो प्राइस है, गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो उस टाइम पर क्या होगा? हिंदी में भी दीजिए। ओके, आपको हिंदी में भी चाहिए। हिंदी में भी अभी बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग कौन कर रहा है? आयुष सिंह। अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, जाग जाओ। इट्स गुड इवनिंग। इट्स गुड इवनिंग। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ए एंड बी ओनली। सौरभ का आंसर आया है बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर उससे क्या होगा? एक तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, जो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी। कंज्यूमर की मनी इनकम का यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कंज्यूमर की इनकम का यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यूटिलिटी क्या है?
वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी की कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज करने से, उसको कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रॉब्लम्स विथ कंज्यूमर इंटरव्यूज, कि कंज्यूमर का इंटरव्यू के टाइम उसके कौन कौन से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अ नॉन रैंडम सैंपल, द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम और रिस्पॉन्स बायस। ये आपके ऑप्शन है ए बी, बी सी, ए सी, बी ओनली। हिंदी में आपका है क्वेश्चन कि उपभोक्ता साक्षात्कारों में से क्या समस्या आ सकती है। अयादृच्छिक प्रतिदर्श, पहचान की समस्या और प्रत्युत्तर पक्षपात, कि जब हम जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर है, अगर हम उनका इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे हमें कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कि उपभोक्ता साक्षात्कारों में क्या समस्या आ सकती है। एक अयादृच्छिक प्रतिदर्श, पहचान की समस्या और प्रत्युत्तर पक्षपात। आंसर आपके नॉन रैंडम सैंपल, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम और रिस्पॉन्स बायस। क्या इनमें से क्या आएगा? प्रियंका का आंसर आया है ए एंड बी ओनली। बताओ फटाफट, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करके फटाफट बताओ क्या आंसर है आपके। प्रियंका ने आंसर दिया है ऑप्शन ए एंड बी, द नॉन रैंडम सैंपल एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप। तो इसका आंसर है आपका आंसर 3 ए एंड सी, नॉन रैंडम सैंपल एंड रिस्पॉन्स। क्योंकि जब हम कंज्यूमर का ही क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमें उनका रिस्पॉन्स लेने में भी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कंज्यूमर का तो इंटरव्यू ही ले रहे हैं। जब हम एक, मान लो कि मैं एक पर्सन और एक किसी दूसरे पर्सन का हम क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन क्यों? क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी कंज्यूमर है ना। इसमें क्या है, कंज्यूमर का इंटरव्यू पूछा गया कि कंज्यूमर का इंटरव्यू लेते टाइम आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उस कंज्यूमर को तो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो कि हाँ मेरे को इस कंज्यूमर का क्या करना है, इंटरव्यू लेना है, तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो आंसर है, आंसर इज ए एंड सी, अ नॉन रैंडम सैंपल एंड रिस्पॉन्स। क्योंकि नॉन रैंडम क्यों रहेगा? नॉन रैंडम क्यों रहेगा कि आप किसी को भी ले सकते हो और रिस्पॉन्स जो वो जिस तरीके से देंगे उसके अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स। कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है हमारी, प्रोसेस कॉस्टिंग है हमारी, इनमें से कौन सी फर्म, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है हमारी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें, उससे रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो उसी से रिलेटेड हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म, कि इनमें से किस फर्म के लिए हमारी जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो बिल्कुल सही रहती है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड ऑयल रिफाइनिंग। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। जी हाँ, बहुत लंबी क्लास होने वाली है क्योंकि आज हमें पूरे 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे, जितना जल्दी आप कमेंट करके मेरे को आंसर बताओगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। कि प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी फर्म के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, सब प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी फर्म के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म एंड ऑयल रिफाइनिंग।
हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, वो इतनी ज़्यादा लेंथी होती है कि हमें हर एक प्रोसेस के लिए अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, वो कॉस्टिंग जिसमें हमें किसी भी प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस है, हर एक स्टेप के लिए हमें अलग से अकाउंटिंग, अलग से कॉस्टिंग करनी पड़े। जैसे कि हमारी ऑयल रिफाइनिंग, सौरभ का आंसर आया है डी, कि जैसे हमारी ऑयल रिफाइनिंग है, ऑयल के लिए जैसे हम ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसकी हमारी डिफरेंट प्रोसेस होती है। पहले ये प्रोसेस होगी, उसके लिए अलग से अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसेस होगी, जो इसका हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, और जो सेकंड प्रोसेस का हमारा आउटपुट होगा, वो थर्ड प्रोसेस के लिए इनपुट रहेगा। इसके लिए अलग से अकाउंटिंग, इसके लिए अलग से अकाउंटिंग। तो हर एक के लिए हमारी क्या है, अलग अलग रहेगी। वो सब उस कॉस्टिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आंसर है आपका आंसर 4 डी, ओनली ऑयल रिफाइनिंग। बिल्कुल सही, राइट आंसर है आपका। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। डी इज द राइट आंसर। प्रोसेस कॉस्टिंग ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहती है, क्योंकि उसमें एक स्टेप को फुलफिल करने के लिए हमारी दूसरी स्टेप के लिए अलग अलग से, इनकी एक स्टेप ही हमारी इतनी ज़्यादा होती है, कि उसके लिए जो हमारा आउटपुट होता है, वो हमारा नेक्स्ट के लिए इनपुट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in order to calculate capital adequacy ratio, the banks are required to take into consideration which of the following risk। कि अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, CAR, जिसे हम CAR बोलती हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो बैंक को इनमें से कौन से रिस्क को कंसीडर करना चाहिए। कि जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, तो बैंकों को इन रिस्क में से कौन से रिस्क को कंसीडर करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करते हुए हमें कौन कौन सी आपका रहेगा, कि कौन कौन सा रिस्क आपको कैलकुलेट देखना पड़ेगा, कौन कौन से रिस्क को आपको कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप क्या करते हो, कैर को कैलकुलेट करते हो। मेरी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो है 2:30 एंड 4:30 आफरीन। यूजी फर्स्ट पेपर है, उसकी हमारी जो क्लास है फर्स्ट रहती है 2:30 पे, और जो सेकंड क्लास है वो रहती है हमारी 4:30। 2:30 एंड 4:30 इज माय क्लास टाइमिंग। प्रियंका झा का आंसर आया है 2, सौरभ का आया है 4, यंगर जॉन का आया मार्केट रिस्क। तो आंसर है आपका आंसर 4 A, B एंड C। हमें सारे रिस्क, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज वो होती हैं जो हमारे क्रेडिट रिस्क को भी कंसिडर करते हैं। क्रेडिट यानी कि जब बैंक क्रेडिट पे देता है तो उस टाइम हमें जो रिस्क रहता है, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, तीनों रिस्क को हमें क्या होता है, कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑन विच ऑफ द 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड। कि हमारे जो बेसल थर्ड के रेगुलेशंस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसल थर्ड के जो हमारे कैपिटल रेगुलेशंस के नॉर्म्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं। मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। हरी अप स्टूडेंट्स। जी हाँ, डेली क्लास रहती है हमारी मंडे टू सैटरडे, डेली क्लास 2:30 एंड 4:30, डेली मंडे टू सैटरडे 2:30 एंड 4:30 आई एम लाइव। मैं आपको टीचर्स अड्डा 247 के चैनल पर डेली आपको मंडे टू सैटरडे 2:30 और 4:30 पढ़ाऊंगी। डेली आपकी क्लास रहती है।
तो आपका जो क्वेश्चन है बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशंस किसके ऊपर बेस्ड है? मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट डिसिप्लिन मैनेजमेंट कंट्रोल। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, आंसर है इसका, आंसर है 2 A, B and D, A, B and D। मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्केट डिसिप्लिन, इनके ऊपर क्या है आपकी डिपेंड करती है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल के ऊपर बेसल नॉर्म्स आपके डिपेंड नहीं करते हैं। सौरभ का आंसर आया, आंसर 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, वेल डन सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following are sufficient to determine shutdown point of multi-commodity firm in the short run? हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? Which of the following is the sufficient to determine the shutdown point of multi-commodity firm in short run? कि short run में एक multi-commodity firm अपने मतलब इनमें से किसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपने बिजनेस को शट डाउन कर सकते हैं। कब? शॉर्ट रन में। कि शॉर्ट रन में एक फर्म, जो फर्म कौन सी क्या है, जो मल्टी कमोडिटी यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना रही है। शॉर्ट रन कौन सा होता है? थोड़े टाइम का छोटा टाइम पीरियड। उस छोटे टाइम पीरियड में एक मल्टी कमोडिटी फर्म अपने शट डाउन पॉइंट को कर सकती है। इनमें से किसकी वजह से, कौन से, यानी कि इनमें से अगर कौन सा ऑप्शन है जो क्या है सफिशिएंट है किसके लिए, शट डाउन करने के लिए, बिजनेस को शट डाउन करने के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट सफिशिएंट है, किसमें? शॉर्ट रन में। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड। बताओ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल नहीं है ये क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल एनालिटिकल है, इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक है जी, हिंदी में भी दिखाएंगे आपको क्वेश्चंस। सौरभ मिश्रा का आंसर आया है डी। बी, सी एंड डी। सौरभ मिश्रा का आंसर आया है डी। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप फटाफट, क्या आंसर रहेगा आपका? कि शॉर्ट रन में एक मल्टी कमोडिटी फर्म को बंद करने के लिए इनमें से कौन कौन से जो पॉइंट है वो सफिशिएंट है शट डाउन। प्रियंका झा डी। तो आंसर है आपका ओनली सी एंड डी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर उसको नहीं, क्योंकि दो एक क्या होती है हमारी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, एक होती है एवरेज कॉस्ट, एक होती है एवरेज, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। कि आपका जो प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, राइट। लेकिन जो अगर शॉर्ट रन में क्या है, अगर कोई बिजनेसमैन को शॉर्ट रन में अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फुलफिल ना हो, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमारी फिक्स ही रहनी है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो चाहे आपका क्या हो शॉर्ट रन हो, फिक्स कॉस्ट तो आपकी हमेशा फिक्स आपको बियर करनी ही करनी है। चाहे आपको लॉस हो जाए, चाहे आप अपना बिजनेस बंद करो, तो भी आपको फिक्स कॉस्ट तो क्या है बियर करनी ही करनी है। चाहे आपका बिजनेस क्या है बहुत अच्छे, आपकी जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा होती रहे, तो भी आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बियर करनी ही करनी है, राइट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो आपकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा होती है, उसमें जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि
क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी बहुत है, लेकिन उस वेरिएबल कॉस्ट में से जो एवरेजली हर बार की एवरेजली इतनी वेरिएबल कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही करनी पड़ेगी। तो अगर शॉर्ट रन में किसी भी बिजनेसमैन को, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, चाहे वो आपका मल्टी कमोडिटी हो, चाहे वो सिंगल कमोडिटी हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर शॉर्ट रन में किसी भी बिजनेसमैन को अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिसीव नहीं होगी तो वो अपने बिजनेस को बंद करना ही ज़्यादा उचित समझेगा, उसको चालू रखने के बजाय। वो क्या सोचेगा कि फिक्स कॉस्ट तो मुझे बियर करनी ही करनी है, वो तो मुझे क्या करनी है, बियर करनी ही करनी है। लेकिन अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, अपनी शॉप खोल रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और अगर मेरे को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है, तो इससे बेटर है कि मैं अपने बिजनेस को क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वेरिएबल का। क्योंकि वेरिएबल तो क्या है, मान लो आपकी 10 रुपये है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, कुछ भी हो सकती है। कि एवरेजली, एवरेज का मतलब होता है जो कई साल है, 5 साल की है, 5 साल से 5 साल की मान लो आपकी 50 रुपये कॉस्ट है, 5 साल की है, तो यानी कि 10 रुपये आपकी क्या आ गई, एवरेज। इनकी जो एवरेज कॉस्ट है, कि जो आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट जो है वो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी किसी बिजनेसमैन को शॉर्ट रन में नहीं मिलेगी तो वो अपने बिजनेस को क्या करेगा, बंद करना ही ज़्यादा उचित समझेगा। तो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू मिलना चाहिए, और प्लस रेवेन्यू तो मिले ना मिले, वेरिएबल कॉस्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर इज सी एंड डी। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब नहीं है यहाँ पर कोई, मार्जिनल रेवेन्यू उसको मिले ना मिले डजेंट मैटर, उसकी कॉस्ट जो, क्योंकि जो आपका शॉर्ट रन में हमारा क्या रहता है, क्योंकि हमारे शॉर्ट रन क्या होते हैं, हमें रेवेन्यू से इतना मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमें कम से कम हमारी पूरी हो जाए। क्योंकि रेवेन्यू तो क्या है, हम लॉन्ग रन में भी जनरेट कर लेंगे, शॉर्ट रन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कम से कम वो कॉस्ट तो हमारी क्या है, फुलफिल हो जाए। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें बियर करनी ही करनी है। अगर हम अपने बिजनेस को बंद भी कर देंगे ना तो भी फिक्स कॉस्ट तो हमें क्या है, बियर करनी करनी है। जैसे लाइट है, ठीक है, बिजली है, वो क्या है, आपको बियर करनी करनी है। अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर ताला भी लगा देंगे तो भी आपको बिजली का बिल जो थोड़ा बहुत है वो तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स हो तो आपको बियर करनी करनी है। लेकिन अगर आपको अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलेगी तो वो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को बंद करना ही उचित समझोगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू का हम इतना मैटर ही नहीं करते कि हमें रेवेन्यू मिले, हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि हमें इतना रेवेन्यू मिले जिससे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम बियर हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सबको भी क्लियर हुआ होगा। ये शटडाउन पॉइंट से रिलेटेड हर बार यूजीसी नेट में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शटडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के हर बार इसको पूछा जाता है। और इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी हमेशा फुलफिल होनी चाहिए शॉर्ट रन में। अगर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फुलफिल नहीं होती है तो आप अपने बिजनेस को बंद ही कर दो शॉर्ट रन के लिए। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, survey instruments used to assess customer perception of service quality are called. Survey instruments used to assess customer perception of service quality, कि सर्विस क्वालिटी को चेकआउट करने के लिए जो कस्टमर की सर्विसेज है उनको एक्सेस करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा है हमारा, सीटी स्केल, सर्वक्यूल, सर्व पीआरएफ, DINESCRV और RSQS क्या है? हेलो एवरीवन, हेलो 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 स्टूडेंट्स, कि हमारी जो सर्विस क्वालिटी है उसको चेकआउट करने का, हमारी जो सर्विस की क्वालिटी है उसको चेकआउट करने का जो सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है वो इनमें से क्या क्या है। सिंपल आपसे क्या पूछा है कि सर्विस क्वालिटी को आप किस किस के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। जो आपकी सर्विस की क्वालिटी है उसको आप किस किस चीज़ के थ्रू चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। सौरभ का आंसर आया है बी।
सर्वक्यूलेंट, सर्व PREF, B एंड C। तो आंसर है आपका B, C, D एंड E। फोर्थ B, C, D एंड E। सर्वक्यूल सर्विस क्वालिटी से मिलकर बना है हमारा सर्विस प्लस क्वालिटी। सर्व PREF बना है हमारा सर्विस प्रेफरेंस, और RSQS ये हैं हमारे। तो आपका आंसर है B, C, D एंड E। सर्वक्यूल, सर्व PREF, DINS, CRV एंड RSQS इज योर राइट आंसर्स। सेवा गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैनल कन्फ्लिक्ट्स कैन बी। चैनल का जो कन्फ्लिक्ट्स है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? चैनल कन्फ्लिक्ट्स कैन बी वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर। कि माध्यम टकराव कहाँ हो सकता है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, विकर्णी, चक्रीय, त्रिकोणात्मक। जो चैनल है हमारा उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर वो वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो, डायगोनल हो, सर्कुलर हो या ट्रायंगुलर हो, क्या हो जब वो क्या हो जाएगा, उनमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका, आंसर इज थर्ड A एंड B, कि अगर आपका क्या हो, वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल। वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो, तो उसमें आपका जो चैनल है वो क्या कर सकता है, कन्फ्लिक्ट कर सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following retail analytic applications involve the use of search techniques to gain insight into customer buying pattern? कि जो कस्टमर का बाइंग पैटर्न है उसको समझने के लिए, उसको सर्च करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को रिटेल में क्या है यूज करते हैं? फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन, डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग, डेटा क्लोनिंग। क्या इनमें से हमारा सही है? कि जो कस्टमर की बाइंग पैटर्न है, कि कस्टमर कैसे कैसे परचेज करता है, कि उसका पास्ट जो कस्टमर, जो हमारा कस्टमर है उसकी जो बाइंग की हैबिट्स है वो किस तरीके से रहती है, वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करता है, वो प्राइस माइंडेड है या क्वालिटी माइंडेड है, या नेसेसिटी गुड्स पे ज़्यादा परचेज करता है या लग्जरी गुड्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, किस तरीके से कौन सी गुड्स के ऊपर करता है वो। टेक्स्ट साइज में आपका बड़ा कर तो रही हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा क्या आपको? अब ठीक है टेक्स्ट साइज, अब ठीक है टेक्स्ट साइज। आदित्य कुमार शर्मा, अब टेक्स्ट साइज ठीक है? तो रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशंस इन्वॉल्व यूज ऑफ सर्च टेक्निक्स टू गेन इनसाइट इनटू कस्टमर बाइंग पैटर्न। की कस्टमर का बाइंग जो पैटर्न है उसको समझने के लिए हम इनमें से कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं? फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन, डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग और डेटा क्लोनिंग। विच वन? बताओ फटाफट, व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 4, ओनली C, ओनली C, डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग। ठीक है, वही क्वेश्चन है उसका, हिंदी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following narratives describe Fisher living effect? फिशर इफेक्ट के बारे में हमें बताना है। फिशर इफेक्ट, A nominal interest rate is equal to real interest rate plus an expected interest rate। कि फिशर लिविंग इफेक्ट क्या है? Nominal interest rate is equal to real interest rate plus expected interest rate। B ऑप्शन है, real interest rate is equal to nominal interest rate minus expected rate of inflation। Exchange rate differential between two currencies is explained by interest
इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, exchange rate differential between two currencies explained by comparative cost advantage and purchasing power parity। तो आपको इनमें से आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या है। हिंदी में पढ़ रही हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिशर इरविंग प्रभाव का वर्णन करता है? सांकेतिक ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर और प्रत्याशित ब्याज दर के योग के बराबर होती है। वास्तविक ब्याज दर प्रत्याशित ब्याज दर में से सांकेतिक ब्याज दर घटाने के प्रतिफल के बराबर होती है। या दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर अंतर की व्याख्या ब्याज मुद्रास्फीति दर अंतर से होती है। दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर अंतर की व्याख्या तुलनात्मक लागत लाभक क्रय शक्ति समतुल्यता से होती है। ऑप्शन आपके ए बी सी, ओनली ए एंड बी, ओनली सी एंड डी, केवल बी सी एंड डी। सौरभ मिश्रा का आंसर आया है डी, ख्याति जैन का आंसर आया है सी। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ख्याति जैन का आंसर आया है सी और सौरभ का आया है डी। लेट्स सी। आंसर है आपका आंसर 1, ओनली ए बी एंड सी। ओनली ए बी एंड सी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड। देखो एक ही बात है, आगे पीछे घुमा के दिया हुआ है क्या कि नॉमिनल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रियल प्लस एक्सपेक्टेड एंड रियल इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस एक्सपेक्टेड। और एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज एक्सप्लेन्ड बाय इंटरेस्ट माइनस डिफरेंशियल रेट डिफरेंशियल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड प्रॉब्लम्स इन फोरकास्टिंग कि फोरकास्टिंग करते हुए हमें इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फोरकास्टिंग करते हुए हमें इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला ऑप्शन है एस्टिमेट्स बिकमिंग मोर रिलायबल दैन द फर्दर यू फोरकास्ट इनटू द फ्यूचर, स्पेसिफिकेशन एरर, साइक्लिकल वेरिएशन, स्टेशनरी इन डेटा सीरीज, कंसिस्टेंसी इन डेटा सीरीज। फोरकास्टिंग करते हुए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फोरकास्टिंग करते हुए, अनुमान लगाते हुए कि अगर आप अनुमान लगा रहे हो तो उस टाइम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि जो आप एस्टिमेट ले रहे हो बिकमिंग मोर रिलायबल द फर्दर यू फोरकास्ट इनटू द फ्यूचर। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन एरर, साइक्लिकल वेरिएशन, स्टेशनरी इन डेटा एंड कंसिस्टेंसी इन डेटा सीरीज। बताओ स्टूडेंट फटाफट, हरी अप। हरी अप हरी अप। क्या आंसर रहेगा कि अगर आप अनुमान लगा रहे हो तो उस टाइम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। सौरभ का आंसर आया थर्ड, बी एंड सी, स्पेसिफिकेशन एरर एंड स्टेशनरी इन डेटा सीरीज। ख्याति जैन बी कह रही हैं, बी सी एंड डी। सो लेट्स सी हु इज राइट। आंसर इज थर्ड, बी एंड सी। डी नहीं आएगा, स्टेशनरी इन डेटा सीरीज ये आपका नहीं आएगा। ओनली बी एंड सी, स्पेसिफिकेशन एरर एंड साइक्लिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर होल्ड ट्रू टू सक्सेसफुली प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या पूछा गया है कि आपका जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हुए इनमें से कौन सा सही, मतलब क्या सिचुएशंस होने पर, इन तीनों में से क्या सिचुएशन होने पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि फर्म मस्ट बी ए प्योर मोनोपोली,
कि फर्म क्या है, मोनोपोली होनी चाहिए। द फर्म मस्ट पोजेस मार्केट पावर, उसकी मार्केट में पावर होनी चाहिए। इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स इन वन मार्केट टू सेल टू कंज्यूमर्स इन द अदर मार्केट। किन तीनों में से क्या सही है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इन तीनों में से आपको कौन से आपके पास होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सको। प्राइस जो फर्म है आपकी मोनोपोली होनी चाहिए। फर्म का क्या है, मस्ट पोजेस मार्केट पावर एंड इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स इन वन मार्केट टू सेल टू कंज्यूमर्स इन अदर मार्केट। व्हाट? फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? योर आंसर इज आंसर 2, B and C. Answer is answer 2, B and C is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू। कि इनमें से हमारा क्या है सही आंसर? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनमें से आपका सही क्या है? अ फर्म आर स्मॉल रिलेटिव टू द टोटल मार्केट, की टोटल मार्केट में क्या है बहुत ही स्मॉल होती हैं। नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर, देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, few firms have market power, there is no easy entry and exit in the market. monopolistically competitive market के बारे में हमसे पूछा गया कि monopolistically market क्या है। हिंदी में है आपका ये क्वेश्चन। अल्पाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कि समग्र बाजार की तुलना में प्रतिष्ठान छोटे होते हैं, किसी भी प्रतिष्ठान में बाजार शक्ति नहीं होती है, बाजार में सुलभ प्रविष्टि और निर्गम होता है, कुछ के प्रतिष्ठानों में ही बाजार शक्ति होती है और बाजार में सुलभ प्रविष्टि और निर्गम नहीं है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर है आपका? प्रियंका का आंसर आया है सी, ए एंड बी। इट्स मोनोपोलिस्टिकली मार्केट, मोनोपोलिस्टिकली मार्केट। क्या टाइम हुआ है अभी तो काफी क्वेश्चंस हैं। ख्याति जैन का आंसर आया है 1, A, C and D। सौरभ कह रहे हैं आंसर 2, B and C। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका आंसर 4, ओनली A and C। क्यों? क्योंकि दो फर्म है स्मॉल होती हैं पूरे मार्केट के कंपैरेटिवली और उनकी इजी और एंट्री क्या है बहुत ही सिंपल होती है। मोनोपोली जो मार्केट है उसमें जो हमारे क्या है हम इजीली एंट्री भी कर सकते हैं और इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं और उस फर्म की जो है मार्केट में पावर भी होता है। मोनोपोलिस्टिकली मार्केट कौन सी होती है? वो मार्केट कंडीशन जिसमें जो हमारे सेलर हैं उनके जो प्रोडक्ट है ना ऑलमोस्ट क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। जैसे कि आप साबुन का एग्जांपल ले लो कि जैसे एक डेटॉल सोप है, एक लाइफ बॉय सोप है, दोनों सोप क्या है एक जैसी ही हैं, दोनों बाथ सोप है, राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट
जो एक दूसरे से क्या है बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनमें उनकी एक प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से बस उनके जो कुछ एस्पेक्ट है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ी बहुत उनमें चेंज होते हैं, ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो एक दूसरे की एक के कंपैरेटिवली आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, वो हमारी मोनोपोली मार्केट होती है। तो इस मार्केट की क्या है अपने आप में एक क्या है पहचान भी होती है, स्मॉल, द फर्म्स आर स्मॉल रिलेटेड टू द टोटल मार्केट एंड देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, और इनकी पावर भी होती है। तो इसका जो हमें ये ऑप्शन दिया है नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर, ये बिल्कुल गलत है कि कुछ फर्मों के पास पावर। ये जो मार्केट पावर वाली बात की गई है ये हमारी ओलिगोपोली जो हमारी मार्केट कंडीशन है उसमें होती है। जो मार्केट पावर की बात की गई है वो हमारी किस में होती है, ओलिगोपोली मार्केट कंडीशन में, ना कि मोनोपोली में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमिन्ड बाय मैनेजर्स ट्रेनिंग, मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटीज, सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग और ट्रेड यूनियन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमिन्ड बाय मैनेजर ट्रेनिंग, मैनेजर पर्सनल क्वालिटीज, सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग एंड ट्रेड यूनियन। ऑप्शंस आपके सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फटाफट बताओ, हरी अप। आंसर है आपका आंसर 2 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैनेजर की ट्रेनिंग, क्योंकि ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें जो ट्रेड यूनियन है उसका कोई काम नहीं है। तो मैनेजर की ट्रेनिंग, मैनेजर का पर्सनल क्वालिटी और सबऑर्डिनेट की ट्रेनिंग। शटडाउन से रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है, द शटडाउन रेफर्स टू द complete cessation or closing down of the business, it involves which of the following। कि शटडाउन पॉइंट क्या होता है। शटडाउन पॉइंट कंप्लीट सेसेशन और क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स नो बाइंग और सेलिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग, शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एसेट्स टू बी सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, रिटर्निंग कैपिटल टू ओनर्स। कि क्या रहेगा हमारा इसमें से। शटडाउन को हम क्या कहते हैं, नो बाइंग और सेलिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग, एसेट्स टू बी सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एंड रिटर्निंग कैपिटल टू ओनर्स। थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, तो जिसमें हमारा थर्ड नहीं है, थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज योर आंसर। जब आप अपने बिजनेस को बंद कर देते हो तो बंद करने का मतलब क्या है कि ना तो कोई बाइंग होगी, ना ही कोई सेलिंग होगी, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जितनी भी कैपिटल है वो उसके ओनर्स को दे दी जाएगी, और जो एसेट्स है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। सौरभ मिश्रा, थर्ड इज राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं, एसेट्स, शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आंसर इज 1, आंसर इज 1 इज योर आंसर। क्योंकि शटडाउन का मतलब क्या है कि जब आप अपने बिजनेस को, यहाँ पर इन्होंने कहा शटडाउन रेफर्स टू कंप्लीट सेसेशन। सेसेशन मतलब होता है रोक लगा देना, बिल्कुल पूरे तरीके से उस पर रोक लगा दी गई है। और क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। इट मीन वहाँ पर ना तो बाइंग होगी, ना ही कोई सेलिंग होगी, ना हम कुछ बेचेंगे, ना ही हम कुछ खरीदेंगे, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी। जो एसेट्स वगैरह हैं उनको भी बेच दिया जाएगा, राइट, और जो कैपिटल है वो भी ओनर्स को वापस दे दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर शिफ्टिंग करते हैं वहाँ पर हमारा क्लोजिंग डाउन नहीं होता है, तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। कि इनमें से गलत क्या है वो हमसे पूछा गया है। पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कि जो पार्टनर्स है वो बाउंड नहीं होते हैं कि वो अपने बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज तक चलाएं। Where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable whether or not there are profits। कि जब वहाँ पर प्रॉफिट हो या ना हो उसको जो कैपिटल है, इंटरेस्ट के ऊपर जो कैपिटल है वो देना ही देना है।
ये है। एन आउटगोइंग पार्टनर हैज़ ए राइट टू क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल, कि जब तक उसका अकाउंट सेटल नहीं हो जाता एक आउटगोइंग पार्टनर को उसका प्रॉफिट शेयर वो क्लेम करने का राइट है। अ पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, कि एक पार्टनर को फर्म में से सिर्फ और सिर्फ तब निकाला जा सकता अगर सारे के सारे पार्टनर उसके लिए क्या हो, एग्री हो जाए। तो हमें इसमें से क्या बताना है, गलत बताना है, कि जो इनमें से गलत है, क्या है जो गलत है। तो आंसर ऑप्शंस हैं आपके ए बी एंड डी, ए बी एन डी, ए सी डी, बी डी सी, सी डी। आंसर है आपका ए पॉइंट गलत है। बिल्कुल ठीक, ये तो है ही है गलत हमारा, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन से गलत है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में क्या है, ए बी डी भी है, ए सी डी भी है, बी डी सी भी है, सी डी है। बिल्कुल ख्याति, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये पॉइंट गलत है हमारा, कि पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी द बिजनेस। तो इसका आंसर है आपका आंसर 1, ए बी एंड डी। बी क्या है कि चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, आपको क्या है, प्रॉफिट हो आपका या ना हो तो भी आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ये भी आपका गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाता है जब कंपनी में, फर्म में क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ आपकी क्या है, बिल्कुल गलत है। और डी, अ पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पे तो सभी पार्टनर्स की मंजूरी होना ज़रूरी है, लेकिन उसको निकालने के लिए सभी पार्टनर्स की मंजूरी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पार्टनर को लेके आना है हमारी फर्म के अंदर, तब तो हमें हर एक पार्टनर की क्या है, कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसके लिए हमें हर एक की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर है आपका ए बी एंड डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू वाउचिंग ऑफ सेल। वाउचिंग ऑफ सेल से क्या क्या रिलेटेड है आपका, वाउचिंग ऑफ सेल, डिस्पैच ऑफ गुड, सेल्स बुक, डायरेक्ट नोट्स, क्रेडिट नोट्स। वाउचिंग ऑफ सेल, कि जब आप सेल करते हो तो उससे रिलेटेड जो आपकी वाउचिंग होती है, वाउचिंग वाउचर्स होते हैं जो सेल को करने को आपको बताएगा कि ये आपके वाउचर्स हैं, वो आपके किस किस से रिलेटेड है। डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेल्स बुक, डायरेक्ट नोट्स, क्रेडिट नोट्स। ऑप्शन है बी एन डी, ए डी, बी ए, बी सी। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। वाउचिंग ऑफ सेल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वाउचिंग ऑफ सेल आपका किससे रिलेटेड है, डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेल्स बुक, डायरेक्ट नोट्स, क्रेडिट नोट्स। वाउचिंग क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हम कुछ भी सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कि जैसे हमने कुछ सेल किया उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, हम जो उसको डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं उसकी जो रसीद है, जो प्राइस है जिसके ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हो, जो बिल है, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं, वाउचिंग। तो उससे रिलेटेड हमारे कौन कौन से हैं, वो डिस्पैच ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, सेल गुड्स, डायरेक्ट नोट, क्रेडिट नोट। आंसर आया है ख्याति जैन ए, प्रियंका झा डी। सो लेट्स सी, आंसर इज थर्ड, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड सेल बुक, डायरेक्ट नोट्स और क्रेडिट नोट्स आपके नहीं होते। जो अगर आप सेल करोगे, डिस्पैच करते हो तो वाउचिंग ऑफ सेल, यानी कि जो सेल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके, उसे हम कहते हैं वाउचिंग, वाउचर्स,
जो ये बताते कि हाँ हमने सेल की है। स्टूडेंट्स, यहीं तक आज की आपकी क्लास रहेगी। जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरह की हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट की वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।